नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 31 दलों के नेता शामिल हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल नहीं रहे, वहीं आम आदमी पार्टी ने बैठक से वॉकआउट कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि आज की मीटिंग में 31 पार्टियों ने भाग लिया है। काफी सुझाव आए हैं। सरकार नियम के अधीन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार को उम्मीद है कि संसद में अच्छी चर्चा होगी। वहीं पीएम मोदी के इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में आने की परंपरा मोदी जी ने ही शुरू की। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री ही आते थे। आज पीएम नहीं आ पाए। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो मीटिंग हुई है इसमें बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। एमएसपी पर कानून बनाने और जो किसान मारे गए हैं उन्हें भी मुआवजे पर बात हुई है। खड़गे ने कहा कि हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि पीएम मोदी मीटिंग में आएंगे। हम ये पूछना चाहते थे कि किसान बिल को लेकर उनकी क्या राय है। आगे बढ़ते सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में गरीबों का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए परिवारों के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं ताकि गरीब परिवारों का चयन कर 42 योजनाओं से इन लोगों की आय बढ़ाई जा सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक सरकार खास कैंप लगाने जा रही है, जिसके लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश के 180 स्थानों पर ये कैंप लगेंगे, जिसमें आकर लोग लाभ उठा सकते हैं। हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, परिवार पहचान पत्र, जिसकी सर्वदूर उत्सुकता भी है, जानकारियां भी लोग ले रहे हैं, जिनको पता लग रहा है उसकी सराहना भी कर रहे हैं कि हरियाणा के हर परिवार का जो डाटा है वो हम योजनाओं को, लोगों के हित के लिए जो भी योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं को बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे और हर किसी की आवश्यकताएं, हर किसी की क्षमताएं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाए इसकी भी हम योजना बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के अंतर्गत ये सब योजनाएं हैं। तो अभी जो उसमें एक योजना जो हमने घोषित की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसका हेतु ये है कि अपने समाज के जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, जिनको हम सामान्यतः भाषा बोलते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे परिवारों की आय के साधन कैसे बढ़ाए जाए। क्योंकि नौकरियों के बारे में हमको सबको विदित है कि हर किसी को नौकरी उपलब्ध कराना ये शायद कठिन काम होता है। उसमें जो सिस्टम से आएंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो रह जाते हैं उनको भी परिवार में कम से कम इतनी आय अवश्य हो जाए कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। हमने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में 50,000 रुपया वार्षिक आय से भी नीचे के परिवार हैं, 1 लाख रुपया वार्षिक आय के भी नीचे के परिवार हैं। अभी 2 ही श्रेणियां हैं जिनको हमने अपने इस टारगेट में लिया है कि 1 लाख रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उनको अवसर दिला करके कम से कम उनकी आय डबल हो जाए। 50,000 से नीचे के कोई 38,000 परिवार हैं, उनको 1 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए, और 1 लाख से नीचे के हैं उनको 2 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए। अर्थात हमारा जो 1,80,000 रुपये का ऑर्बिट है उससे पार किया जाए, बाहर किया जाए। उनको हम फिर बीपीएल ना कह करके उनको उससे ऊपर की लाइन पर ले जाएं। 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन होता है, सुशासन दिवस। उस दिन तक फील्ड में हर ब्लॉक लेवल पर कैंप्स लगेंगे और उन कैंप्स में उनको सबको सूचना दे करके बुलाया जाएगा। यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम से सीधी जानकारी भी उनको दी जाएगी और जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो नोडल अधिकारी हैं वो भी उनको जानकारी देंगे। एक स्थान पर सब लोग आएंगे प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के सायंकाल 5 बजे तक, या जिन लोगों को बुलाया है उनके सबके जब तक इंटरव्यू नहीं होते तब तक वो कार्यक्रम चलेगा। पहले चरण में अभी 3 दिन के कार्यक्रम
कुल 24 ब्लॉक्स में ऐसा हमने एक शेड्यूल ये जारी किया है। 24 स्थान हैं, लेकिन उसमें किसी किसी स्थान पर 2 दिन, किसी स्थान पर 3 दिन भी, जहाँ की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि एक दिन 500-600 लोगों से ज़्यादा वहाँ उस मेले में बुलाएंगे तो अव्यवस्था होगी। तो जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ 3 दिन, 2 दिन में पूरे तो 2 दिन, और जहाँ कम संख्या है 1 दिन में उन ब्लॉक्स में इसको लगातार चला करके पूरा करेंगे। तो ऐसे 24 स्थानों का शेड्यूल ये आपको जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रोहतक में ओबीसी वर्ग में घटाकर सालाना 6 लाख की आय पर क्रीमी लेयर कर देने के विरोध में ओबीसी वर्ग ने सरकार के खिलाफ रोहतक से पैदल यात्रा शुरू की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पैदल यात्रा की अगुवाई कर उसे रवाना किया। ये यात्रा पंचकूला तक जाएगी। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ओबीसी वर्ग की मांगे जायज है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग की मांगों को वे संसद तक उठाने का काम करेंगे। अधिकार यात्रा के रूप में आज से ये एक पद यात्रा के रूप में अगले 12 दिन पंचकुला तक पहुंचेंगे और चंडीगढ़ तक जाएंगे गवर्नर साहब के पास अपनी ओबीसी समाज की जो जायज़ मांगे उनको लेकर। तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो सभी लोग इस यात्रा के अंदर जो अपना योगदान देंगे, जो अपनी तपस्या करेंगे, जो हिस्सा लेंगे, और जो ये जायज़ बातें हैं, जो जायज़ मांगे हैं, सरकार को इन मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। चाहे वो हरियाणा सरकार हो, कुछ मांगे केंद्र सरकार संबंधित हैं, दोनों सरकारें ओबीसी समाज की जायज़ मांगों की तरफ ध्यान दें, इनका समाधान करें। और जो मेरी जिम्मेदारी लगी है आज की, इनमें से कुछ जो संसद में उठने वाली बात हो या बाकी कहीं किसी फोरम पे समर्थन करने की बात हो, तो मैं उस जिम्मेदारी में मैं इन बातों को उठाने का अपना प्रयास जारी रखूँगा। आगे बढ़ते हैं। एचपीएससी नौकरी घोटाले पर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नौकरियों में भ्रष्टाचार चल रहा है, जिससे हरियाणा के युवाओं का भविष्य खतरे में है। ये स्थिति ये हो गई कि ये लक्की करोड़ी रोजगार योजनाएं सरकार चला रही है। अगर आपके पास करोड़ हैं तो पेपर लीक कराओ, एचपीएससी एसएससी के मेंबरों तक पहुंचाओ और रोजगार पाओ। और अगर पक्की नौकरी चाहिए, और अगर कच्ची नौकरी चाहिए तो डीसी रेट बंद हो गया, मात्र कुछ कंपनियों के हाथ में दे दिया, लाखों की रिश्वत लेके वो कंपनियां लगाने लग रही हैं। आपने देखा, स्वयं मैंने जब पूछा लोगों से तो लोगों ने कहा कि हम 1 लाख देख के कोई लगा है कोई, तो ये स्थिति हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि ना तो कच्ची नौकरी ना पक्की सरकारी नौकरी, करोड़ और लाख अगर आप खर्च कर सकते हैं तो आपकी कहीं कोई सुनवाई होगी। ऐसी जो है आज स्थिति है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर हो, उन युवाओं के साथ इस तरह का जो एक मैं समझता हूँ बर्ताव सरकार कर रही है, जो उनके जख्मों पे नमक छिड़कने काम से कम नहीं है। सोमवार से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए बिल ला सकती है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जब तक एमएसपी गारंटी नहीं मिलेगी, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने देश भर में किसान आंदोलन जारी रखने का भी आह्वान किया है। देखिए, एक बीमारी थी कोरोना काल में, कोरोना और 3 काले कानून दोनों का उद्गम स्थल एक ही टाइम पे हुआ। कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब तो धीरे धीरे ये कानून भी खत्म हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरी बीमारियां हैं देश से वो तो खत्म नहीं हुई किसान की। अब मसलों पर बातचीत कर लें, एमएसपी, सीड बिल, पेस्टिसाइड बिल, दूध की पॉलिसी, ये जो और किसानों के फसलों के वाजिब दाम हैं, इस पे केसीसी पे, किसान जो क्रेडिट कार्ड है उस पे, ये सारे मामले हैं। अभी इन पर सरकार खुलकर बातचीत करे, कैसे समाधान निकाल लेंगे उस पर बातचीत करें। ये भी देश का एक हिस्सा है, महाराष्ट्र भी। एमएसपी मिलेगा तो यहाँ के किसानों को भी लाभ मिलेगा। पूरे देश में जाएंगे हम तो क्या प्रतिबंध है क्या कोई? कहीं देश में तो आ जा सकते हैं, कोई कोरिया तो है नहीं कि किस शहर में जाना परमिट बनवा के जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। राज्यों को तो भारत सरकार ही कहेगी। हाँ, राज्यों के खिलाफ क्या अभी आंदोलन है? अभी तो आंदोलन भारत सरकार के खिलाफ है। ये देखकर उनको कैंसिल कर दी कि जो मार्च होना था वो कैंसिल कर दिया हमने।
तो उसको ऐसे देखा जा रहा है ना कि कदम पीछे कहीं हाँ, हमने भी एक कदम पीछे हटा लिया, हमने भी वापसी करा। जब सरकार ने हटाया, एक हमने भी हटाया। कब तक चलेगा सर ये? जब तक भारत सरकार चाहेगी। भारत सरकार तो चाह रही है ना सर। कहाँ चाह रही, बात करो। कमेटी बना दी है। कहाँ बनाई कमेटी? कौन सी कमेटी? हवा में ही कमेटी बनाई दी। 17वीं मंजिल पर कमेटी बनेगी। तो फिर जो बयान आ रहे वो क्या है? बयान तो झूठे आ गए भाई, बयान तो दे ही दे। जबान है, जबान के सामने थोड़ा कोई दीवार है, कितनी बात कह दो। आगे बढ़ते हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानून वापस ले लिए हैं और पराली जलाने वाले कानून को भी वापस लेने की बात कह दी है। अब किसान संगठनों को भी बड़ा दिल दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार भी चाहती है कि किसानों को फसलों के भाव ज़्यादा मिले, लेकिन सरकार अपने समर्थक के अनुसार ही कार्य करेगी। देखिए, किसान हमारे समझदार हैं। किसान देश की समस्याओं को भी समझते हैं और सरकार की जो सीमाओं को भी समझते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे जो किसान संगठन हैं, उनके नेता हैं, वो भी समझेंगे। जिस बड़े दिल से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसले किए हैं, चाहे वो किसान कानून वापस लेने का हो, पराली के कानून का हो या और दूसरे चीज़ों का हो, और हर फैसला करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री किसान हित में तैयार हैं। क्योंकि किसानों के हित में पिछले 7 साल में जितने फैसले भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किए हैं, इतने पहले 50 साल में नहीं हुए। और यूरिया पे नीम लेपन का है, केसीसी का है, सॉइल हेल्थ कार्ड का है, फसल बीमा योजना का है, किसान सम्मान निधि का है, तरह तरह के फैसले लिए हैं। भावों को बढ़ाया गया है और जो सामर्थ्य देश का जो बढ़ेगा तो किसान को भाव देने की भी ताकत सरकार के अंदर आएगी, उसमें भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लेकिन ये तो देखना है कि आज संसाधन में कितना पैसा है, उसको सेना को भी रखना है, ट्रांसपोर्ट को भी रखना है, हाईवे भी बनाने हैं, बाकी कारोबार भी चलाने हैं। तो बजट को कैसे कैसे यूटिलाइज करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा खजाना देश का अनाज खरीदने में रख लें और सारी सेना भी बंद हो जाए, हाईवे बनने बंद हो जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बंद हो जाएं। इस बात को मेरे किसान आंदोलन में लगे हुए किसान नेता भी समझेंगे और किसान भाई भी समझेंगे। किसानों की हितैषी सरकार है, हमारी पहली सरकार है कि इतने लंबे आंदोलन के बीच हाथ जोड़ करके, नरमी से झुक करके हमने समय व्यतीत किया है। वरना पहले हरियाणा में हर सरकार में आंदोलन हुए। पहले हरियाणा में 2 दिन, 4 दिन के 5 दिन के बाद किसानों को गोलियों से भून दिया जाता था। आज जो भूनने वाले लोग थे गोलियों से, वही आज किसान हितैषी बने हुए बैठे हैं। लेकिन हम किसानों के साथ हैं, जितना भी संभव होगा। मोदी जी हर संभव कोशिश करके किसानों के हित में फैसले लिए हैं और लेते रहे। महंगाई हो या भ्रष्टाचार हो, ये 2 विषय ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कांग्रेस का एक अधिकार है। कांग्रेस के वक्त में सबसे ज़्यादा महंगाई थी, कांग्रेस के वक्त में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार था। हमारे 7 साल में महंगाई को हमने बहुत हद तक काबू किया है और हमारी संगठन की, हमारी सरकार की नीति यही है कि हमने पारदर्शी शासन देना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, गरीब आदमी को सत्ता का जो उसका हक है बगैर बिचौलियों की दिलवाना है। और कांग्रेस के शासन जो था वो था ही बिचौलियों का। तो इस चारे में वो आवाज़ उठाते हैं, जनता उनका मजाक उड़ाती है। आगे बढ़ते हैं, पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापसी की घोषणा से किसानों के नाम पर राजनीति चमकाने वाले लोगों को ठेस पहुंची है, इसीलिए वो लोग धरने से उठना नहीं चाहते हैं।
नहीं है, मैं कहता हूँ ये नेतागिरी करने का एक इन्होंने मंच बना रखा है और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए जब माननीय मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने ये तीनों कानून वापस ले लिए, ये कहते थे कानून वापस ले लो, कानून वापस ले लिए। एमएसपी की गारंटी सरकार ने पहले ही दे रखी है, एमएसपी से नीचे किसी सूरत में किसी मंडी में कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती, चाहे कोई भी फसल है। तो केवल और केवल इनको नहीं बुलाया गया, इनसे बात नहीं की गई, इनकी नेतागिरी नहीं चमकी, केवल उस नेतागिरी को चमकाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा सारा देश जानता है कि जब कानून वापस ले लिए गए हैं और 29 तारीख को उस पर जो कैबिनेट की बैठक है उसमें इसका कानून बनाकर इनको वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इनकी जो नेतागिरी चमकाने का जो मामला था उसको ठेस पहुंची और इसलिए ये वहां से नहीं उठना चाहते। आगे बढ़ते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में प्रदूषण की मार से राहत नहीं मिलती दिख रही है। जिले में AQI का स्तर लगातार बढ़ रहा है। शहर में सुबह AQI का स्तर 376 तक जा पहुंचा। प्रदूषण से हवा लगातार बदतर हो रही है। जिला प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण बढ़ रहा है। धूल और धुएं ने शहर की हवा बिगाड़ रखी है। हमारे संवाददाता राज वर्मा ने प्रदूषण का हाल जाना है, देखिए। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण की मार जो है वो बढ़ती ही जा रही है। गुरुग्राम की बात करें तो आज भी करीब 376 के आसपास जो है AQI पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों में ज़रूर AQI का स्तर नीचे गिरा था, लेकिन एक बार फिर से जो है वो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे के कई बड़े कारण हैं जिसको लेकर कुछ पाबंदियां भी लगाई गई थी, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनके ऊपर बैन लगाया गया था। इसके अलावा जो दूसरे एहतियात बरतने की भी बात की गई थी और शहर में एयर प्यूरीफायर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। अलग अलग जगह पर जो है वो छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो AQI सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। और एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि शहर की सड़कों पर उड़ती धूल और धुआं भी लगातार जो हवा को प्रदूषित कर रहा है। और यही एक कारण है कि तमाम एहतियात के बावजूद जो है वो AQI का स्तर नहीं नीचे आ रहा है। तमाम जो एजेंसी, जो जिला प्रशासन के दावे भी जो है वो इन तस्वीरों से साफ नज़र आता है कि वो खोखले दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जहां पर असल में छिड़काव की ज़रूरत है और जिस तरह से सड़कों पर ये धूल है, मिट्टी है, ये हवा को जिस तरह से प्रदूषित कर रही है, इसके लिए कोई ठोस जो है वो कदम नहीं उठाए गए। डेवलपमेंट के जो काम है उन्हें ज़रूर छूट दे दी गई है कि वो काम किए जा सकते हैं, लेकिन जो तमाम जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो बंद की गई है। यानी कि अभी भी लगातार जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे फ़िलहाल कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही। और यही हालात रहे तो अभी और लंबा इंतज़ार दिल्ली NCR और गुरुग्राम के लोगों को करना होगा, क्योंकि जो ये प्रदूषण है, जहरीली जो ये हवा है, ये लगातार बनी हुई है और बड़ी दिक्कतें कहीं ना कहीं बच्चे, बुज़ुर्गों और बीमार लोगों के सामने बनी हुई है। स्कूलों को एक बार फिर से खोल दिया है और स्कूल अब फिर से खुल चुके हैं, बच्चे जो है स्कूल जा भी रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच जो ये हालात हैं, जो ये तस्वीरें हैं, ये बयां कर रही है कि जो तैयारियां हैं, जो एहतियात है, जितनी होनी चाहिए उतनी ग्राउंड पर नहीं है। और यही कारण है कि दिल्ली NCR और गुरुग्राम के लोगों को इस जहरीली हवा में, इस प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। फरीदाबाद की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुकी है। फरीदाबाद में AQI लेवल 448 तक दर्ज किया गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर फरीदाबाद की भी बात करें तो 448 पर पहुंचना बेहद खतरनाक श्रेणी में आ चुका है। इससे लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। और इसकी वजह क्या है? आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको प्रदूषित फरीदाबाद को बना रहा है, वो आखिर वजह क्या है? उसके पीछे हम आपको दिखा देते कि देखिए, ये बाईपास का रोड है और यहाँ से दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगातार यहाँ जारी है, लेकिन पॉल्यूशन के बढ़ते हुए इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के आदेश जरूर जारी किए गए थे, लेकिन लगातार जो काम चल रहा है, ऐसे में जो डस्ट है 2.5 और PM10 की अगर बात करें तो वो लगातार जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है और ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर सीधा सीधा इस उड़ने वाली डस्ट का असर दिखाई देता है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए, ये जो मिट्टी के ढेर आप देख रहे हैं, यहाँ से जब व्हीकल्स निकलते हैं तो ये जो बारीक महीन कण हैं PM 2.5 ये हवा में होते हैं और
हवा में होने के साथ साथ में ये फिर सांसों के माध्यम से शरीर में जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी होती है। तभी इसीलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि बेहद ज़रूरी हो तभी निकलें। 450 तक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है तो ये खतरनाक श्रेणी में गिना जाता है। PM 2.5 भी इसी तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और ऐसे में 450 तक आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचना कहीं ना कहीं लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। इसी खबर के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।